देखिए अब बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा अगला टॉपिक है। शॉर्ट में हम इसको ईएफ और इसको एमएफ बोलते रहे ताकि हम बार बार हम लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने की जरूरत न पड़े। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का जो भी फॉर्मूला होता है उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। किसी भी कंपाउंड का जो भी फॉर्मूला होता है उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। सिंपल बात तो ये है। एम्पिरिकल फार्मूला थोड़ा अलग हो जाता है। एलिमेंट के जो सिंपलेस्ट रेशियो होते हैं, एटम्स के जो सिंपलेस्ट रेशियो होंगे वो एम्पिरिकल फार्मूला। कभी कभी एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के बराबर होता है, कभी कभी नहीं होता। लेकिन हम जब नहीं होता है तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग होंगे, और दो अलग अलग होंगे तो हमें दो अलग अलग तरह के टॉपिक पढ़ने होंगे। तो मैंने एग्जाम्पल लेकर आपको बताया है, पहले डेफिनेशन पढ़ लिया जाए। Formula which represent a simple ratio of all the element present in one molecule of compound is known as empirical formula। किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले में जितने भी एलिमेंट पाए जा रहे हैं उन सभी एलिमेंट के नंबर का रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा, simplest ratio। A molecular formula which denotes exact number of atoms, मैंने बोला कि सीधे फॉर्मूला ही लिख देना है इसमें, of all elements present in one molecule of compound is known as molecular formula। MF मतलब molecular। मीनिंग क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट रेशियो, मतलब जैसा था वैसे ही डायरेक्ट कर दिया। अब जैसे देखिए ग्लूकोज, आप भी जानते हैं कि फॉर्मूला C6H12O6 होता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H12O6। अब इनके बीच में रेशियो देखिए क्या है, 6:12:6, 6:12:6। अब सिंपलेस्ट रेशियो बनाने के लिए 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 1:2:1 हो जाएगा। ये 1:2:1 यही सिंपलेस्ट रेशियो है। तो अगर इसको इसमें चेंज कर दिया जाए तो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा, और इसी में रखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला में कितने से, मतलब कार्बन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन के नंबर में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा 6 से। ऐसे ही एन अभी समझा रहे, मतलब ये एक नंबर है जो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करता है। एक इंटीजर नंबर है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, जो कुछ भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन, एक और एग्जांपल ले लिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है NH2NH2। लेकिन NH2NH2 से आपको ना समझ में आए तो आप लिख सकते हैं, 2 N है तो आप लिख सकते हैं N2, और 4 H है तो आप लिख सकते हैं H4, N2H4। और जब आप ये देखिए 2:4 का रेशियो है, 2:4 का रेशियो। अब इसमें क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1:2 का रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो तो 1:2 का आ गया, तो 1:2 मतलब इसी को आपने ऐसे लिख दिया। जब ऐसे लिखा तो एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, जब ऐसे लिखा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। तो अब आप बताइए कि एम्पिरिकल फार्मूला से अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना हो तो N में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, H में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। भाई इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 2 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 4 हो जाएगा। तो N क्या है? एक इंटीजर नंबर है जो एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, बिल्कुल वही। N क्या है? इंटीजर नंबर है। कभी कभी क्या होता है कि आपको मास दिया जाता है, मास दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का मास है कितना, 180। ग्लूकोज का मास है
180 और इसका मास अगर निकाला जाए तो कितना आएगा, तो 12 + 2 कितना हो गया 14, 14 + 16 by 14 + 16 कितना हो गया, 12 + 2 16, ये हो गया कितना 30। तो आपने लिख दिया यहाँ पे 30। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास ये है, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी बोल सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है 30 दोनों रख दी। अब अगर आपने इसको डिवाइड किया तो वैल्यू कितना आया 6, ये n की वैल्यू आई, तो यही n की वैल्यू तो यहाँ लिखिए 6। तो चाहे आप फॉर्मूले से देख के निकाल लें चाहे मॉलिक्यूलर मास से निकाल लें। अब जैसे मैंने यहाँ कुछ n की वैल्यू निकाल के आपको बताई है, जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है। अब 2:2 के रेशियो को आप 1:1 लिख सकते हैं सिंपलेस्ट, तो 1:1 हो गया, वो क्या हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कितने से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाए 2 से। NH3 1:3, अब 1:3 से और सिंपल भाई 1 से छोटा तो आप नहीं बनाएंगे ना, सिंपलेस्ट रेशियो में 1 से छोटा नहीं बनाएंगे, तो ये भी क्या रहेगा अमोनिया ही रहेगा। अब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, तो इसका मतलब है कि इसके मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये वैल्यू 1 आ गई है, या 1 आ गई। जैसे N2O4 2:4 का रेशियो, तो जब 2:4 का रेशियो है तो 2 से डिवाइड कर दो 1:2 का रेशियो हो जाएगा। 1:2 का रेशियो हो जाएगा तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये मिल जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। B2H6 2:6 1:3 बना सकते हैं, 1:3 बना सकते हैं, तो 1:3 में आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई का मतलब n की वैल्यू 2 हो गई। Al2Cl6 पर 2 6 वैसा ही है बिल्कुल इसी के जैसा, तो AlCl3 यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में अभी मैंने रिलेशन स्टेबलाइज किया, क्योंकि आप लोगों में से कोई बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसको बोला कि अभी बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है, जिससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं करा सकते कि एम्पिरिकल फॉर्मूला पे क्वेश्चन करो। पहले समझिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तब उस पर हम बात करते हैं। अब देखिए हमारे पास हमने कैसे डिटरमाइन किया जाए इसके लिए कुछ लिख रखा है, इसको समझा देते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द एनी कंपाउंड इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ गिवन परसेंट ऑफ एलिमेंट। या तो आपको किसी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो जितने भी एलिमेंट है कार्बन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है सल्फर, जो भी एलिमेंट है उनके आपको परसेंट दिए या सबका वेट दिया होगा, या इन सबके बीच में वेट का रेशियो दिया होगा, वेट रेशियो ऑफ द एलिमेंट। इसकी हेल्प से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको ये कॉलम इतने बड़े बड़े जो इसकी हेडिंग है, इन कॉलम्स की इतना आपको लिखना नहीं है। ये तो जैसे परसेंट दिया है तो केवल परसेंट लिख लेना है, वेट दिया है तो वेट लिख लेना है, रेशियो दिया है तो रेशियो लिख लेना। मैंने तीनों इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे समझाना है, मुझे इसी बात के पैसे मिलते हैं। परसेंट ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास। अब परसेंट मैंने यार भैया तीनों फिर लिखते हैं और उसके बाद एटॉमिक मास लिखते हैं, तो आप समझ जाइए कि चाहे परसेंट ऑफ एलिमेंट हो उसमें एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, या वेट ऑफ एलिमेंट हो तो भी एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, और वेट रेशियो जो दिया है वो तो भी एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो आएगा वो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट हो जाएगा आपके लिए इस फॉर्मूले के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एटम। ठीक है, अब उसके बाद कैसे करेंगे ये किसी एग्जाम्पल को लेकर ही किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कार्बन है
और हाइड्रोजन। और आपको कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है जिसमें मैंने इसको ले लिया 80% और इसको ले लिया मैंने 20%। ठीक है, अब अगले वाले स्टेप में क्या करना है कि 80/12 और यहाँ पे 20/1 एटॉमिक मास से, ये नहीं कि H2 का मॉलिक्यूलर मास से कर दो 2 से, नहीं। आप बोलोगे सर आपने बोला था हाइड्रोजन जब भी लेना है H2 लेना है, नहीं भाई माफ करिएगा, ऐसा हमेशा नहीं बोलता हूँ मैं। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक मास में एटॉमिक मास बाकायदा लिखा रखा है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 80 बाई क्या कर दो 12, उसका जिसका परसेंट उसी का एटॉमिक मास, परसेंट हाइड्रोजन का लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। अब ये आ गया कुछ आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। आपकी वैल्यू आई, ये कितनी आई 20/3 आ गया, ये जी कितना आ गया 20/3 आ गया, और ये कितना आ गया 20 आ गया। मैंने ये बोला कि इसको बिना एग्जाम्पल के कैसे बताएं। अब देखिए ये आ गया नंबर ऑफ आइटम इस कार्बन का, और ये नंबर ऑफ आइटम आ गया हाइड्रोजन का उस फॉर्मूले में, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम अपॉन लोवेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एटम, तो ये नंबर ऑफ एटम 20/3। अच्छा, इन दोनों में छोटा कौन है, जैसे 2 हो 3 हो 4 हो जितने भी हो, सब में देखना है सबसे छोटा कौन है। तो अब ये तो है 20 और ये है 20/3, तो जैसी बात है 20/3 छोटा, तो आप इसको 20/3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर 20/20/3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3। मेरी बात समझे कि नहीं। नंबर ऑफ एटम यहाँ निकाले हैं, यहाँ निकाले हैं, ये नंबर ऑफ एटम, ये नंबर ऑफ एटम, इन दोनों में से या 3 है 4 है जितने भी है, उनमें आपको देखना है सबसे छोटा कौन है। जो सबसे छोटा है उससे बाकी सब में डिवाइड करना है, मतलब जैसे ये छोटा है तो इससे इसमें भी डिवाइड करना है और इससे बाकी सब में भी डिवाइड करना है। तो जैसे हमने 20/3 से 20/3 में भी डिवाइड किया और 20 में भी 20/3 से ही डिवाइड किया, डिवाइड कर दिया भाई, यहाँ तो वैल्यू आ गई 1, यहाँ 20 कैंसिल हुआ, 3 ऊपर गया, क्या आ गया 3। तो अब आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, कार्बन का नंबर कितना 1 और हाइड्रोजन का नंबर कितना 3, और इस तरीके से आपका आ गया C1H3। और अब आप इसका फॉर्मूला बताएंगे CH3। मेरी बात समझ पाए आप लोग या नहीं समझे? समझे होंगे, बहुत चिल्लाए, समझ गए, चलिए अच्छा। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, और इस क्वेश्चन के अंदर पहले एक बार आप पढ़ लीजिए इसको, मुझे थोड़ा पहले से लिखना पड़ गया ताकि आपका समय बचे। कंपाउंड कंटेन 92.3% कार्बन एंड 7.7, वैसे तो ये 92.31% था, मैंने 30 कर 7.70% हाइड्रोजन। फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। If molecular mass of compound is 78, then also find the molecular formula of the compound. कैसे करना है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे। हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक कार्बन है और एक क्या है हाइड्रोजन। हमने लास्ट क्वेश्चन में कार्बन हाइड्रोजन का लिया था, देखिए इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया, परसेंटेज थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का दिया है और आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कितना, हमारा कितना परसेंट है 92.3 और यहाँ पर 7.7। यहाँ हमने 92.3 में 12 से डिवाइड कर दी और यहाँ 7.7 में हमने 1 से डिवाइड कर दी, ठीक है।
ये तो आ गया 7.7 और इसमें ये आएगा कितना 7, ये भी आएगा हमारा 7.7 और ये भी आ गया कितना 7.7। अब हमको क्या करना है नंबर ऑफ एटम, ये हमारा नंबर ऑफ एटम आया है, नंबर ऑफ एटम आया है, नंबर ऑफ एटम कार्बन का है, नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन का है। अब हमको क्या करना है रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम अपन लिस्ट नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कौन है 7.7 और दोनों के सेम है इसलिए लिस्ट का कोई मतलब नहीं है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, मतलब कार्बन भी एक है और हाइड्रोजन भी एक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया क्या C1H1 और यहाँ पर ये आ गया CH, हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया CH। अब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या हम ऐसे क्यों लिखे इतना बड़ा बड़ा इसको मिटाना होगा देना बेटा। अगर हम लिखे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो हमको n की वैल्यू नहीं पता, लेकिन n की वैल्यू निकालने का एक हमारे पास और तरीका है। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर, ऐसे लिख देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमको दिया हुआ है कितना है 78। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आप यहां से निकालेंगे, जैसे इसका कितना 12, इसका कितना 1, तो दोनों का कितना हो गया 13। तो ये आपने 13 ले लिया और ये आ गया हमारा 6 आ गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 6 इंटू CH और ये इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूला हो जाएगा C6H6। ये आपका आंसर है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का और ये आपका आंसर है एम्पिरिकल फॉर्मूला का। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें मैंने बहुत बड़ी थ्योरी नहीं लिखी, मैंने सीधे कार्बन का, हाइड्रोजन का, इन सब का परसेंट लिख दिया। अब देखिए हमारा कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, लेकिन ऑक्सीजन का आपको परसेंट नहीं दिया। तो क्या करेंगे आप कि आपको पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीन ही चीज है, क्योंकि चौथा कुछ दिया नहीं है, तीन ही चीज है इस कंपाउंड में। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। तो आपने कार्बन लिख दिया 52.2%, हाइड्रोजन आपका 13%। इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा 5, ये आ रहा 6, 65.2। तो 65.2 आया तो वो आ गया 34.8%, ऑक्सीजन आ गया 34.8%। हमने इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर दिया, 34.8% आ गया। अब हमको क्या करना है 52.2 डिवाइडेड बाय कितना 12, 13 डिवाइडेड बाय कितना 1, सबके एटॉमिक नंबर। अब 34.8 डिवाइडेड बाय कितना 16 कर देना, डिवाइडेड बाय कितना 16 कर देना, समझ गए। अब ये हमारा आ गया कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं। 4.35, ये तो सीधे 13 है, यहाँ पे कर लेते हैं
175, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें लीस्ट कौन है, तो लीस्ट ये है 2.175, भाई 2.175 सबसे कम है, तो आप यहाँ क्या करेंगे 4.35 डिवाइडेड बाई 2.175, ये कितना आ गया 2। 13 डिवाइडेड बाई 2.175, ये कितना आ गया 2 छक्का 6 टाइम जाएगा, और ये आपका हो गया 2.175 डिवाइडेड बाई 2.175, ये कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से आपको मिला क्या C2H6O1, और आपका फॉर्मूला हो गया C2H6O। समझ पाए कुछ कैसे आया? ध्यान रखिएगा जब किसी मतलब मान लीजिए 3 एलिमेंट है और 2 का दिया है 1 का नहीं दिया है, तो तीसरे का हम 100 में से माइनस करके निकालेंगे। 4 है, अगर 3 दिया है 1 नहीं दिया है, तो आप चौथे का आप क्या करेंगे, उन तीनों को जोड़ को 100 में से माइनस करिए और चौथे का निकल जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक नया क्वेश्चन, A compound of carbon, hydrogen and nitrogen contains these elements in weight ratio of 18:2:7। इस बार हमने परसेंट नहीं लिया, वेट रेशियो देंगे, क्योंकि हर बार परसेंट देते रहेंगे तो आपको लगेगा कि केवल परसेंट ही आता है और आप परसेंट वाले क्वेश्चन तो करने लगेंगे, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चनों में दिक्कत होने लगेगी आपको। तो हम दूसरा कुछ भी ले लेते हैं, वेट रेशियो है। अब क्या करना है, यहाँ पे वेट रेशियो ऑफ एलिमेंट लिखना है सबका। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन का वेट रेशियो कितना है 18, हाइड्रोजन का 2 और इसका कितना 7। वेट रेशियो अपॉन एटॉमिक वेट, इसका कितना हो गया 18/12, इसका कितना हो गया 2/1 और इसका कितना हो गया 7/14, ठीक है। अब आप 18/12, अगर आप 18/12 को सिंप्लीफाई करते हैं 6 से डिवाइड कर दीजिए, 3/2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ एटम अपॉन, अब ये सब क्या आ गए हमारे नंबर ऑफ एटम आ गए। अब नंबर ऑफ एटम अपॉन लीस्ट नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम तो ये सब है और लीस्ट नंबर ऑफ एटम ये है। तो हमने 3/2 में 1/2 से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी 2 में 1/2 से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी 1/2 में 1/2 से डिवाइड कर दिया। अब हमारा जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, वो आ गया C3H4N। कंपाउंड का फॉर्मूला मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया C3H4N, लेकिन अभी इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, इस एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है, तो आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 + 4 + 14, मतलब ये आ गया 54, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 108 इंटू n, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है 54 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है C3H4N, C3H4N है, तो आपने क्या करा इसको, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया C6H8N।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ एक और अलग टाइप का क्वेश्चन आपको देते हैं। टू ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन्स 50% एंड 40% मेटल। दो ऑक्साइड है, एक में 50% मेटल है। भाई ऑक्साइड का मतलब है मेटल एंड ऑक्सीजन, दो ही चीजें हैं उसके अंदर। 50% मेटल है, 50% ऑक्सीजन है, और दूसरे वाले में 40% मेटल है तो 60% ऑक्सीजन है रेस्पेक्टिवली। ये फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड जिसमें 50% मेटल है 50% ऑक्साइड है, उसका फॉर्मूला है MO। देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ सेकंड ऑक्साइड। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़े समझदार, मतलब आपको थोड़ा अगर समझ में आ जाए तो बहुत शॉर्ट में लग सकता है, वरना लंबा मेथड है इसका। देखिए मैं छोटे में पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर 50% मेटल है 50% ऑक्सीजन है और उसका फॉर्मूला MO है, तो इसका मतलब MO में आधा मास ऑक्सीजन है, MO का पूरे मास में से आधा मास कौन है, ऑक्सीजन है, और आधा मास कौन है, मेटल है। अब अगर एक MO के फॉर्मूले को ले लो तो O का एटॉमिक मास कितना है, 16 है, और वो कितना है, 50% है, तो रिमेनिंग 50% का एटॉमिक मास भी 16 ही होगा। इसका मतलब उस मेटल का एटॉमिक मास भी 16 है। अगर आप इतने से यहीं से निकाल लेते हैं ये बात कि इसका एटॉमिक मास 16 है, तब आप सीधे इस वाले क्वेश्चन, इस वाले पार्ट को करना स्टार्ट करेंगे। और अगर आप इसका मास नहीं निकाल पाते हैं तो फिर एक लंबा मेथड पूरा मास निकालना होगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि 16 आएगा, लेकिन आपको एक तरीके से समझाया, नहीं समझ में आए तो दूसरा तरीका हमारे पास है, उससे समझते हैं। हमारे पास मेटल है, ऑक्सीजन है, 50 है, 50 है। हमें ये 50 अपॉन मेटल का एटॉमिक मास हमको नहीं पता, हमने x मान लिया, और ये 50 अपॉन कितना हो गया, 16। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, MO। इसका मतलब है कि ये रेशियो कितना आने वाला है, 1, और ये भी रेशियो कितना आने वाला है, 1। मतलब 50 अपॉन 16, 50 अपॉन 16 से ही 1 आएगा ना भाई। तो इसका मतलब है ये भी क्या है, 50 अपॉन x इंटू 50 अपॉन 16 है। तो 50 से 50 कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। तो यहां से पता चल गया कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 16 है। अब जब इसका मास पता चल गया, एटॉमिक मास पता चल गया, तो हम दूसरे वाले केस पर आ गए। अब हमको इसका मास पता है कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 16 है। दूसरे केस पर आए तो इसमें 40% है और ये कितना है, 60% है। अब 40% मेटल है तो 60% है बचा, तो 40 बाई कितना हो गया, 16। इसका एटॉमिक वेट अभी हमने निकाला 16, और ये हो गया 60 अपॉन कितना, 16। तो अब 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 8 से कर देते, 5 बाई कितना आ जाएगा, 2, और इसको भी आप 4 से डिवाइड कर, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 4। अब 5/2 और 15 अपॉन 4 में जो में छोटा कौन है, तो ये 4 3 जा 12, 3 टाइम जा रहा है, ये 2 2, ये छोटा है, तो हमने क्या करा, 5/2 अपॉन 5/2 कर दिया। ये कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और ये 15/4 अपॉन 5/2 कर दिया, ये 5 3, तो ये आ गया कितना, 3/2 हो गया 1.5। तो अब आप ऐसे तो लिख नहीं सकते
कि m 1 होगा और O 1.5 होगा। तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी ऐसे नंबर से, इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये दोनों होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए हमने इसको क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया हमारा M2O3। ये हमारा आया दूसरे वाले का फॉर्मूला। अच्छा, जब कभी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे और आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का कोई तरीका ना दिया हो, जैसे अक्सर एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास दिया रहता है, उससे आप n की वैल्यू निकालते हैं, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला ही पूछ रहा है और आपसे निकल एम्पिरिकल फार्मूला रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का उसके में जो तरीका देना चाहिए वो तरीका ही नहीं दिया है, वो उसने मास दिया ही नहीं है। तो उस केस में आपका जो एम्पिरिकल फार्मूला आता है उसी को आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मानते हैं। तो इसीलिए जैसे इसमें बोला गया फाइंड फार्मूला ऑफ सेकंड ऑक्साइड, तो सेकंड ऑक्साइड का फार्मूला आप कैसे निकालें? बस सेकंड ऑक्साइड का फार्मूला आपने मान लीजिए ये निकाला, ये इंटीजर नंबर वाला जो मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया, ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। लेकिन अब कोई मास दिया होता कि इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज दिस देन फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, तब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते ना। अभी तो कुछ है नहीं, एम्पिरिकल फार्मूला निकाल के आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलेंगे कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही हमारा आंसर है और वही क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मेरी बात समझ पाए?